सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को देखेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सो आपके पास दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, एक है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। ठीक है, सो प्लेन एंगल क्या होता है? सो इट्स वेरी सिंपल, एंगल subtended at the center of, at subtended by arc of circle at its, at the center of circle। समझते इसको? तो जो एंगल आर्क बनाता है अपने सर्कल के, आर्क ने जो एंगल बनाया कहाँ पे? सर्कल की सेंटर पे, ऐसे एंगल को हमको प्लेन एंगल बोलते हैं। सो बेसिकली सपोज ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है लेट्स से, और ये एक आर्क है, राइट? तो इस आर्क को हमने कुछ नाम दे दिया लेट्स से ए बी, और इस आर्क की लेंथ मान लो एस है। सो अगर मैं बोलूँ लेंथ ऑफ आर्क ए बी कितनी है, सो एस या एल वट एवर जो भी आपको लेना है, तो हमने एल लिया सपोज। अब आप लोग इसको ज्वाइन करो इसकी सेंटर के साथ, तो अब जो एंगल बनेगा यहाँ पे, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। क्योंकि वैसे भी ये जो एंगल है, अभी इसको प्लेन ही क्यों बोलते होंगे, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ। ये एक बेसिकली लाइन है, ये एक बेसिकली लाइन है, दो लाइन हमेशा एक ही प्लेन में होती है, राइट? अगर मैं दो लाइन ऐसी लूँ या ऐसी लूँ, है ना, या ऐसी दो लाइन लूँ, वो हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं ना। हाँ, दो से ज़्यादा लाइन अगर है तो आपको चेक करना पड़ता है कि वो एक प्लेन में है या एक प्लेन में नहीं है, बट अगर दो लाइन है तो हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। सो इसीलिए दो लाइन के बीच का एंगल हमेशा क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। तो वापस, सर्कल का आर्क अपनी सेंटर पे जो एंगल बनाता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल। ओके, अच्छा, ये सर्कल की रेडियस रहेगी तो उसको आर से डिनोट करेंगे। अभी जो प्लेन एंगल, जो थीटा हमें पता नहीं तो हमने उसको थीटा बोला है, तो ये प्लेन एंगल को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है प्लेन एंगल का। सो प्लेन एंगल इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? किसने बनाया ये? तो इस आर्क ने बनाया, तो फॉर्मूला रहेगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क अपोज। सो लेंथ ऑफ आर्क को हमने एल लिया है, रेडियस को हमने आर लिया है, और जो प्लेन एंगल है उसका सिंबल क्या है? थीटा। सो जो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये आपका हो गया प्लेन एंगल का फॉर्मूला। अच्छा, प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो एसआई मतलब इंटरनेशनल यूनिट, तो इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है, सो इधर ध्यान देना अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड द प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कुलर आर्क या सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर, सो कितना प्लेन एंगल सबटेंड किया है किसने? सर्कुलर आर्क ने। सर्कुलर आर्क मतलब पूरा सर्कल, तो पूरे सर्कल ने अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है? अब कोई बोलेगा सर वो 360 बनाता है पूरा सर्कल, बट वो डिग्री में है ना, और हमारा प्लेन एंगल का यूनिट क्या है बोलो? रेडियन है, राइट? तो चलो इसको समझते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये है कि सर्कुलर आर्क लेना है ना। देखो बात ऐसी है, सपोज ये सर्कुलर आर्क है, ओके, और इस आर्क का इतना सा टुकड़ा मैंने लिया, तो ये टुकड़ा भी आपने सेंटर के साथ क्या बनाता है? एंगल। इसे थोड़ा बड़ा टुकड़ा लिया तो वो भी क्या बनाएगा? एंगल। उससे भी बड़ा टुकड़ा लिया तो वो भी क्या बनाएगा? एंगल।
तो जैसे जैसे आप आर्क की लेंथ बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे एंगल जो बनते जा रहा है वो भी बड़ा बनते जा रहा है। और पूरा ही सर्कुलर आर्क लोगे, पूरा सर्कल ही लोगे तो बड़ा ही एंगल बनेगा, राइट। तो बस वही कैलकुलेट करना है कि पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल जो है, या फिर चलो तुमको अगर बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, जो आर्क है वो सेमी सर्कुलर आर्क कर देता हूँ। सेमी सर्कुलर आर्क का मतलब क्या हुआ कि सपोज ये सर्कल है, सेमी सर्कुलर आर्क ना, तो ये सेंटर है, तो सेमी सर्कुलर आर्क यहाँ से यहाँ तक होगा, ये देखो। तो आपको ये पता करना है कि सेमी सर्कुलर आर्क अपनी सेंटर पे कितना एंगल बनाता है। तो चलो उस सेमी सर्कुलर आर्क को आप लोग ज्वाइन कर लो अपनी सेंटर के साथ, राइट। ये एंगल बनेगा वो, तो ये एंगल हमें निकालना है। सो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो? ये एंगल कितना है? थीटा। इसकी रेडियस कितनी है? आर। तो आपको पता है ये जो ए टू बी जो लेंथ है वो लेंथ आप लोग लेंगे एल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो? थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क इज एल, रेडियस इज आर। अब ये लेंथ ऑफ आर्क पुटअप कर दो। कैसे पुटअप करेंगे? तो पूरे सर्कल की रेडियस आप, सॉरी पूरे सर्कल की लेंथ आपको पता है। पूरा सर्कल का लेंथ जो होता है, जो मैंने सैफ्रॉन कलर से मार्क किया है, ये तो पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई आर। बट हमने पूरा सर्कल थोड़ी ना लिया है, हमने कौन सा सर्कल लिया? हाफ। हमने हाफ ही सर्कल की लेंथ चाहिए, तो हाफ सर्कल की लेंथ कितनी रहेगी? पाई आर। और नीचे कितना है? आर। आर और आर क्या होगा? तो आगे बनेगा कितना? पाई। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई? पाई। बट आपको पता है कि प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। तो ये आंसर आया आपका पाई रेडियन, राइट। सो इस तरीके से आपने पता किया कि यहाँ पे सेमी सर्कुलर आर्क अपनी सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? पाई रेडियन बनाता है, राइट। बट तुम में से कोई बोलेगा सर हमने स्कूल में पढ़ के रखा था कि ये जो एंगल है वो 360 डिग्री होता है। तो बोलूंगा हाँ वो डिग्री में, सॉरी 360 डिग्री नहीं, 180 डिग्री होता है, राइट। हमने स्कूल में पढ़ के रखा है कि एंगल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो मैं बोलूंगा हाँ भाई, अगर डिग्री में पूछा तो तू बोले 180 डिग्री है, और रेडियन में पूछा तो तू कितना बोल? पाई। तो पाई रेडियन इज हाउ मेनी डिग्री? 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आपको रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन भी मिल जाएगा। मतलब यहां से आपको रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते वो पता चल जाएगा। तुम बोलोगे कैसे? तो चलो ये भी समझ लेते हैं। तो आपको क्या पता चला बोलो? तो आपको पता चला पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको जनरली एंगल किस में कन्वर्ट करना होता है? डिग्री से रेडियन, बिकॉज एसआई यूनिट हमारा क्या है? रेडियन है। तो जनरली हमें सारे क्वेश्चन में एंगल रेडियन में यूज करना है, बट वो हमारा काम बढ़ाने के लिए एंगल किस में देंगे? डिग्री में, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि भाई जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करे, राइट। तो सारा ही नॉलेज टेस्ट करना है उनको। उनको ये भी टेस्ट करना रहता है कि इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता है, तो हमें वो भी समझना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? अभी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप एक काम करो, 180 जो है उसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, तो 180 इंटू 1 हो गया। और आगे कितना आया बोलो? डिग्री। और सामने क्या आया? पाई रेडियन। तो अब बता, ये 180 इधर मल्टीप्लाइड है, वो 180 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड। तो पाई अपॉन 180 रेडियन इज इक्वल टू क्या बचेगा? 1 डिग्री, है ना? 1 डिग्री। तो तुम्हारे पास अभी 1 डिग्री की वैल्यू आ गई। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या आई बताओ? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी आपको अगर 2 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो आप लोग बस उसको किससे मल्टीप्लाई करो? पाई अपॉन 180 से। मतलब अगर आपको किसी ने पूछा कि 2 डिग्री कितना होता है, तो आप बोलोगे 2 डिग्री होता है 1 डिग्री का डबल। तो 1 डिग्री कितना होता है? पाई अपॉन 180, उसका डबल मतलब मल्टीप्लाई बाई 2। अगर कल कोई पूछता है कि बता 10 डिग्री कितना होता है ना, तो 10 डिग्री होता है 1 डिग्री का 10 टाइम्स, कि 1 डिग्री को 10 टाइम्स करोगे कितना आएगा? 10 डिग्री आएगा। नहीं समझा? 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री ऐसा 10 बार करोगे तो 1 डिग्री का 10 टाइम्स कौन आया? 10 डिग्री। तो 10 डिग्री कितना होता है बोलो? 10 डिग्री होता है 10 टाइम्स ऑफ 1 डिग्री, और 1 डिग्री है कितना? पाई अपॉन 180 रेडियन, बराबर है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जब भी डिग्री से किस में कन्वर्ट करना हो? रेडियन में, तो आप जस्ट मल्टीप्लाई करो किससे? पाई अपॉन 180 से, बराबर है। तो फिर
कुछ एंगल है जो आपको रेडियन से डिग्री में हमेशा पता होने चाहिए। तो कौन से एंगल है? तो पहला एंगल है 0 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री, फोर्थ है 60 डिग्री, और फिर है 90 डिग्री, फिर है 120 डिग्री, फिर है 150 डिग्री, फिर है 180 डिग्री, फिर है 270 डिग्री, और फिर है 360 डिग्री। तो ये ऐसे एंगल है जो जनरली हमें बार बार हमारे सिलेबस में आते रहते हैं, तो हमें इनका डिग्री से क्या कन्वर्जन पता होना चाहिए? रेडियन कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो मैंने तुम्हें अभी अभी क्या समझाया? जिसको भी डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। आप उसको बस उसको किससे मल्टीप्लाई करो? पाई अपॉन 180, बराबर है। तो चलो शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या है? एंगल इन डिग्री। और हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं बोलो? एंगल इन रेडियन निकालने जा रहे हैं, ठीक है। सो 0 डिग्री है ये, तो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू पाई अपॉन 180, तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो रेडियन में कितना आया? वो 0। फिर आगे वाला एंगल कौन है? 30 डिग्री। अभी 30 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? पाई अपॉन 180 से, है ना। सो 0 0 कैंसिल, 3 6 18, तो कितना आया? पाई बाई 6। इसके बाद आपको याद ही रहना चाहिए, क्या याद रहना चाहिए? आपको डिग्री और रेडियन कन्वर्जन याद रहना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि आप लोग कन्वर्ट करके देखोगे, नहीं, सीख रहे हो इसलिए कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। सीख रहे इसलिए क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट। इसके बाद आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद 45 डिग्री क्या करेंगे? 45 डिग्री को बोलो, 45 को करेंगे 45 इंटू पाई अपॉन 180। सो अब मुझे होता 45 वन जा 45, और 45 फोर जा कितना आएगा? 180। तो इसमें ये क्या आएगा? पाई अपॉन 4। फिर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो 63 से कितना होता है? 180, तो ये क्या आएगा? पाई बाई 3। ओके। फिर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आएगा 90 इंटू पाई अपॉन 180, तो 92 से 180 होता है ना, 92 से 180, तो कितना आएगा? पाई बाई 2। फिर 120 डिग्री इज इक्वल टू 120 इंटू पाई अपॉन 180, 0 0 कैंसिल, 6 2 सा 6 3 सा, तो कितना आएगा? 2 पाई अपॉन 3। फिर 150 डिग्री, तो 150 डिग्री कितना होता है? 150 डिग्री होता है 150 इंटू पाई अपॉन 180, सो 0 0 गया, 3 5 सा 3 6 सा, तो आएगा 5 पाई बाई 6। फिर 180 डिग्री, सो 180 डिग्री तो आपको पता ही है पाई आने वाला है, बट फिर भी तुम्हारे लिए करके देता हूँ। तो 180 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? पाई। इन सबका रेडियन यूनिट जो है वो क्या है? रेडियन है। देन 270 डिग्री विच इज 270 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये आएगा तुम्हारा 339, और या फिर 9 से डायरेक्ट करो, 9 3 सा और 9 2 सा, और 0 0 तो वैसे भी कट जाएगा, तो ये आएगा 3 पाई बाई 2। एंड फाइनली 360 डिग्री 2 पाई आने वाला है, तो 360 इज इक्वल टू आएगा 360 इंटू पाई अपॉन 180, तो 182 सा कितना आएगा? 2 पाई, right? So all these angles are in radian. So this is how we convert plane angle from degree to radian. तो plane angle का जो यूनिट है वो डिग्री भी है, और plane angle का यूनिट जो है वो रेडियन भी है, राइट। ये डिग्री को ना थोड़ा सा और मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। सो डिग्री को और एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब ये डिग्री वाले यूनिट को और एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आपके पास 1 डिग्री एंगल है, कितना डिग्री एंगल है? तो 1 डिग्री फर्दर कन्वर्ट किया जाता है मिनट में, तो 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। कितना होता है? सो जो भी नीट वाले स्टूडेंट है उसको तो डायरेक्टली याद रखो, मुझे नहीं लगता ज्यादा यूज होगा ये, बट कभी कभी नीट में कभी कभी यूज हो सकता है। जेई वालों को तो वैसे भी उन्होंने सीखा ही होगा। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है बोलो? 60 मिनट। और 1 मिनट जो होता है वो होता है 60 सेकेंड। इसको टाइम से मत पकड़ो, इसको एंगल से पकड़ो। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये भी कंसेप्ट याद रखो। तो अगर तुमको पूछा गया 2 डिग्री मतलब कितना मिनट, तो 2 डिग्री मतलब 60, तो 1 डिग्री 60 है, तो 2 डिग्री कितना आएगा? 120 मिनट्स आएगा, राइट। तो ये याद रखना। अच्छा, ये जो एक डैश जो है वो बेसिकली सिंबल है मिनट का, और 2 डैश जो है वो सिंबल है वो सेकेंड का। सेकेंड्स नहीं होता, सेकेंड, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये भी भूलना मत, ये भी याद रखना।
सो जब भी दो लाइन के बीच में एंगल दिखेगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब भी कोई लाइन या कोई आर्क सेंटर के साथ एंगल बनाएगा क्या रहेगा, प्लेन एंगल रहेगा, क्योंकि वो प्लेन में ही तो होता है वो, ठीक है। और प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। और अरे एंगल के और क्या यूनिट हो सकते हैं, तो एंगल के 3 यूनिट हो सकते हैं बेसिकली। एक होता है डिग्री, दूसरा होता है रेडियन, और तीसरा होता है ग्रेड। ग्रेड तो वो नीट के सिलेबस में तो है नहीं है, लेना देना नहीं है तुमको, जेई में भी जनरली नहीं हो, ठीक है। सो ग्रेड फ्रेंच सिस्टम में, ठीक है, फिर भी जेई के लेक्चर में आप लोग सीखोगे क्योंकि ग्रेड क्या होता है, फ्रेंच लोगों का सिस्टम है उसमें। सो वो जो ग्रेड जो है वो बेसिकली जैसे एक राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, वैसे ग्रेड में एक राइट एंगल 100 ग्रेड होता है, तो थोड़ा अलग सिस्टम है, तो नीट में आपको जरूरत नहीं है। खैर एनीवेज, तो प्लेन एंगल का यूनिट क्या लेंगे आप लोग, रेडियन लेंगे, राइट। और फिर उसके बाद मैंने तुम्हें रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन करके सिखाया, राइट। कुछ डाउट है अभी इसमें, ओके। तो ये हो गया पहला सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। अब हम लोग दूसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी सीखेंगे, सेकेंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, वो है सॉलिड एंगल, ठीक है। सो प्लेन एंगल हमने सीख लिया, अभी सीखने वाले सॉलिड एंगल, राइट। तो प्लेन एंगल कौन बनाता है, तो एक आर्क बनाता है ना, सर्कल का एक आर्क अपने सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो क्या होता है, प्लेन एंगल। तो वैसे सॉलिड एंगल कौन बनाता है, तो सॉलिड एंगल होता है, इधर आंदो अब यहाँ पे, तो एंगल सबटेंडेड या एंगल डिस्क्राइब्ड बाय एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर एट इट्स सेंटर, ठीक है। स्फीयर का एरिया नहीं, बेसिकली कोई भी एरिया आप ले सकते हो, तो एंगल डिस्क्राइब बाय एन एरिया एट इज सेंटर, ठीक है। तो कोई भी एक एरिया अपनी सेंटर के जहां पे कितना एंगल बना रहा है, राइट, ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो सपोज मान लो मैंने आपको एक, लेट्स से हमने एक स्पेयर ड्रॉ किया, इसको सर्कल मत एज्यूम करो, इसको एक स्पेयर एज्यूम करो, और इस स्पेयर का एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं मैं, इस स्पेयर का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, ठीक है, ये स्पेयर का टुकड़ा लिया, और ये स्पेयर का क्या है, सेंटर है। अब इस स्पेयर के टुकड़े को आप लोग ज्वाइन कर दो सेंटर के साथ, है ना, तो ये क्या एरिया है, ओके। तो इस एरिया का जो सिंबल है, मान लो एरिया का सिंबल जो है वो मैं ले रहा हूं, लेट्स से डी ए। तुम बोलोगे डी ए कब से एरिया का सिंबल हो गया, समझाता हूं मैं। तो ए जो है वो पूरे एरिया का सिंबल है, मतलब इस स्पेयर का जो पूरा एरिया रहेगा उस पूरे एरिया का सिंबल क्या रहेगा, ए। तो हमने पूरा एरिया लिया है कि स्मॉल एरिया लिया है, स्मॉल एरिया। तो जब भी स्मॉल डिनोट करना रहेगा आप साथ में डी लगा दोगे। तो ए अगर एरिया ऑफ स्पेयर है, सो डी ए जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल एरिया ऑफ स्पेयर, ठीक है। अब ये जो स्मॉल एरिया है स्पेयर का, वो अपने सेंटर के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है इधर, तो वो जो एंगल है इधर, ये एंगल किसी लाइन ने बनाया हुआ एंगल नहीं है, लाइन तो प्लेन होता है ना, राइट। तो ये एंगल किसने बनाया, पूरे के पूरे एरिया ने बनाया हुआ। लाइन ने बनाया हुआ एंगल होता तो वो प्लेन एंगल होता, बट एंगल बनाया किसने, एरिया ने। तो इसलिए इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का जो सिंबल है वो ओम जैसा है, क्लियर है क्या। बट ये जो एंगल है वो स्मॉल रहेगा, इसलिए मैं उसको उसके सामने डी लगा रहा हूँ। तुम बोलोगे स्मॉल क्यों रहेगा, क्योंकि आपने एरिया भी क्या लिया है, स्मॉल लिया है। बड़ा एरिया लेते तो एंगल बड़ा बनता, सॉलिड एंगल क्या बनता, बड़ा बनता, बट हमने एरिया छोटा लिया है ना, तो एंगल भी क्या बनेगा, छोटा। तो बोलो ये जो आपको दिख रहा है ये सिंबल किसका है, सॉलिड एंगल का, बट छोटा है इसलिए उसके पहले क्या लगा दिया, डी। नहीं समझा अभी यहाँ पे। सो बोलो डी और उसके सामने ऐसा आया, तो ये क्या आएगा, स्मॉल सॉलिड एंगल, समझे कि नहीं, ओके। सो और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पेयर का रेडियस रहेगा आर, ठीक है। तो इस तरीके से एरिया ने अपने सेंटर पे जो बनाया हुआ एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और इसका फॉर्मूला सीखते हैं सॉलिड एंगल का। तो सॉलिड एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सॉलिड एंगल कैलकुलेट करते हैं एरिया
एरिया विच डिस्क्राइब्स एंगल, वो एरिया लेना है जिसने क्या बनाया बोलो, एंगल लेना, एंगल बनाया। तो इतने एरिया ने एंगल बनाया तो वो एरिया लेना है, और नीचे उस वो जो एरिया है और जो पॉइंट है जहां पे वो एंगल बना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब एरिया विच डिस्क्राइब द एंगल, तो एरिया मेरा डी ए है और जो डिस्टेंस है वो मेरा रेडियस है, और ये मेरा सॉलिड एंगल है, तो डी ओम लिया है मैंने। डी क्यों लिया है, बिकॉज बोलो वो स्मॉल एरिया है, इसीलिए। कुछ डाउट है अभी यहाँ पे? तो इस तरीके से आपने सॉलिड एंगल का फॉर्मूला सीख लिया है। ओके, अब एसआई यूनिट उसका, तो एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट क्या है, तो वो है स्टेरेडियन, ठीक है, और सिंबल है एस आर, स्टेरेडियन। ओके, तो अब इसमें एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रेडिक्टेबली है, फाइंड द सॉलिड एंगल described by hemisphere of radius r at its center, ठीक है। तो क्या चाहिए आपको, देख लो, फाइंड द सॉलिड एंगल, आपको सॉलिड एंगल चाहिए। किसने डिस्क्राइब किया है सॉलिड एंगल, हेमिस्फेयर ने। तो आप सबको पता है कि जब सॉलिड एंगल निकालना चाहते हैं हम लोग, तो हमको चाहिए होता है एरिया। किसका एरिया, जिसने क्या बनाया, एंगल बनाया। तो इधर एंगल किसने बनाया, हेमिस्फेयर में बनाया, तो फिर एरिया भी किसका लिया जाएगा, हेमिस्फेयर का। तो क्वेश्चन समझना जरूरी है। ओके, तो अगर तुमको इमेजिन करना ही है, ठीक है, तो ये मैं इमेजिन करवा देता हूँ तुमको। सो सपोज एक हेमिस्फेयर में उठा लेता हूँ यहाँ से, एक क्या अवेलेबल है इसमें, हेमिस्फेयर, ठीक है, स्फीयर लेते। सो हमने एक स्फीयर ले लिया, ध्यान दो अब यहाँ पे। तो हमें एंगल जो बनाना है, मतलब एंगल जो चाहिए वो किसने बनाया हुआ एंगल चाहिए, हेमिस्फेयर। तो ये हेमिस्फेयर का एरिया लेंगे ना, बस ये हेमिस्फेयर ने जो हेमिस्फेयर का एरिया लेंगे। तो हेमिस्फेयर का रेडियस कितना है, आर, और यहाँ पे बना हुआ एंगल लेना है आपको, राइट। कोई बोलेगा सर ये तो 180 डिग्री है, वो तो तब होगा जब आप इसको सर्कल समझोगे। तो ये सर्कल है कि स्पेयर है, स्पेयर है, तो आपको इसको स्पेयर इमेजिन करना है। तो फिर यहाँ पे तो एरिया होगा ना पूरा, प्रॉपरली एरिया होगा पूरा। तो पूरा एरिया इधर क्या बना रहा है बोलो, एंगल बना रहा है। तो फिर वो एंगल, हमें यहाँ का एंगल निकालना है। तो सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर के सेंटर पे सॉलिड एंगल कितना होता है, ठीक। सो वो रहेगा दैट इज एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर अपॉन उसका रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो सबको पता है स्पेयर का रेडियस होता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। स्पेयर का रेडियस इतना है, बट हमें हमें जो है उसका हेमिस्फेयर का रेडियस चाहिए, मतलब हेमिस्फेयर का एरिया चाहिए। तो हेमिस्फेयर का एरिया कितना रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा, और नीचे रेडियस का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। तो ये 2 पाई आंसर आया, बट यूनिट क्या रहेगा, एस आर, स्टेरेडियन रहेगा। फुल स्टॉप नहीं देने का, बिकॉज कोई भी यूनिट लिखने के बाद आप लोग फुल स्टॉप या कोई पंक्चुएशन मार्क देते नहीं हो, याद रखना। तो इस तरीके से हेमिस्फीयर ने अपने सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया बोलो, 2 पाई स्टेरेडियन। तो हेमिस्फीयर अगर 2 पाई स्टेरेडियन एंगल बनाता है तो पूरा स्पेयर कितना बनाएगा, हेमिस्फीयर अगर 2 पाई बनाता है तो पूरा स्पेयर कितना बनाएगा, 4 पाई, उसका डबल बनाएगा। नहीं समझा, अरे हेमिस्फीयर कितना बनाता है, 2 पाई, तो उसका डबल जो रहेगा, ये 2 पाई प्लस ये 2 पाई, टोटल कितना हुआ, 4 पाई, राइट। सो देयरफॉर सॉलिड एंगल at the center of स्पेयर, स्पेयर के सेंटर पे जो सॉलिड एंगल रहेगा वो रहेगा 4 पाई स्टेरेडियन। और इनका कोई भी रिलेशन डिग्री या रेडियन के साथ नहीं है, मतलब इसको डिग्री और रेडियन के साथ ज्वाइन मत करना कुछ, मतलब ये डिग्री और रेडियन से बिल्कुल अलग है। क्यों, क्योंकि डिग्री और रेडियन प्लेन एंगल के यूनिट्स होते हैं,
और ये जो है वो किसका है, सॉलिड एंगल का है। तो दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, डोंट ट्राई टू ज्वाइन देम, मतलब दो अलग अलग कंसेप्ट है, आप सर से समझो, राइट। तो इस तरीके से, अच्छा ये यूज का होगा, मतलब ऐसा कौन सा चैप्टर है जहाँ पे आपको सॉलिड एंगल का यूज आता है, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में जब जाओगे तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब किसी एरिया में से कितनी फील्ड पास हो रही है, राइट, उस टाइम पे आपको ये यूज होने वाला है, ठीक है, उन क्वेश्चन में यूज होगा ये। तो मतलब आप ऑलमोस्ट आप ऐसे देखोगे कि आगे के 6-7 चैप्टर ऐसे रहेंगे जिसमें ये आपको बिल्कुल यूज होते हुए नहीं दिखेगा, और अचानक से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आएगा तब आपको ये पूरा यूज होते हुए दिखेगा, राइट। सो अब हमारे पास कितने एंगल के टाइप है बोलो, सॉलिड एंगल जिसका यूनिट क्या है, रेडियन, सॉरी स्टेरेडियन, और दूसरा है प्लेन एंगल जिसका यूनिट क्या है, रेडियन है, ठीक है। जनरली हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग प्लेन एंगल से ही डील करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो प्लेन एंगल से रिलेटेड, मतलब जितने भी हमारे पास डायग्राम है, क्योंकि 3 डायमेंशनल शेप में हम लोग बहुत कम डील करते हैं, हम लोग जनरली 2 डायमेंशन में डील करते हैं। 2 डायमेंशन मतलब जहाँ पे 2 लाइन हो, है ना, प्लेन हो बेसिकली, तो प्लेन में एंगल भी कौन सा बनेगा, प्लेन एंगल। बट डायग्राम 3 डायमेंशनल रहेगा तो उसमें एंगल भी कैसा बनेगा, 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल बनेगा, राइट। सो जब तक आप लोग प्लेन से डील कर रहे हो तो समझ जाओ एंगल भी कैसा रहेगा, प्लेन एंगल ही रहेगा, ठीक, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या कवर किया है, तो अब तक हमने फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है हमने समझी, राइट, जो हमें फिजिकल साइंस समझने में हेल्प करती है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, राइट। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो क्या जरूरी है, उनका यूनिट, बगैर यूनिट का आप लोग क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, बराबर है। अच्छा, एक क्वांटिटी का यूनिट एक ही होता है क्या, तो आंसर इज नो। और क्वांटिटी कैन हैव मल्टीपल यूनिट्स, जैसे अगर तुमको मास मेजर करना है तो आपके पास मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम भी है, ग्राम भी है, पाउंड भी है ना, और भी है, मिलीग्राम भी है, छोटा सा मिलीग्राम तो यूनिट नहीं, बेसिकली ग्राम ही यूनिट है, बट आपके पास और क्या है, तोला वगैरह है, राइट। सो तो ये उठा के डाल दूंगा, पाउंड में आता है वो। सो किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, तोला, ऐसे अलग अलग यूनिट्स है किसके लिए, आपके पास मास के लिए। बट दिक्कत ये है कि अगर एक क्वांटिटी के लिए इतने सारे यूनिट्स है तो दिक्कत नहीं होगी क्या, है ना। सो आपको एक यूनिट ढंग से याद नहीं रहता तो इतने सारे यूनिट कैसे याद रखेंगे। तो इसलिए हम लोग आज मतलब आगे हमेशा किस में डील करेंगे, एसआई यूनिट्स में। बट ये मत समझना कि फिर आपको बाकी यूनिट्स को लेना देना नहीं है, बाकी यूनिट्स भी आपको क्वेश्चंस के लिए तो जरूरी है। आपको बोला ना मैंने, काम बढ़ाने के लिए वो लोग ऐसे ही करते हैं, कभी कभी मास ग्राम में दे देंगे बट आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, है ना, कभी पाउंड्स में दे देंगे, वो कन्वर्जन वगैरह क्या है वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। सो चलो एनीवेज, तो इसके बाद हम लोग एसआई यूनिट्स में डील करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमें सीखना है, आपको हमें डायमेंशन वाला पार्ट सीखना है अभी, ठीक है। बट उसके पहले आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए, राइट, बेसिक रूल्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। बेसिक वो जो मैं रूल बताने जा रहा हूँ वो इंडाइसेस के रूल है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे x का पावर a है तो x का पावर b है, तो हम लोग क्या करते थे, या x का पावर a और x का पावर b डिवीजन में तो हम लोग क्या करते थे, या फिर x का पावर a है और उसका पावर b है तो फिर क्या हो सकता है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए, लेट्स से अगर रूट है, राइट, nth रूट ऑफ x है तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। सो ध्यान दो अभी यहाँ पे, तो ऐसे कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा x का पावर a और x का पावर b, तो बेस इक्वल है तो पावर के साथ क्या होगा, या फिर y का पावर a और y का पावर सॉरी x का पावर a, तो पावर इक्वल है तो बेस का क्या होगा, राइट। तो ऐसे कुछ रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए। अगर ये रूल्स अगर आपको पता है तो कैलकुलेशन थोड़े आपके लिए इजी हो जाते हैं। तो हमें पता है कि अगर बेस सेम है तो हम लोग बेस एक ही लेते हैं और पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हम लोग बहुत बार अननोइंगली ये रूल यूज करते हैं बट हम लोग समझते नहीं कि वो रूल वही है।
जैसे आप लोग स्कूल में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू द 4 लिखते थे, बराबर है, यूज तो करते हो बट याद नहीं करते हो कि वो वही है। तो अगर आप देखोगे तो इधर बेस क्या है, एक्स है, इधर बेस क्या है, एक्स है, और इसका इंडेक्स मतलब पावर कितना है, 2, तो ये 2 + 2 कितना आया, 4 आया, राइट। तो वही तो बात हुई, अगर पावर सेम है तो, सॉरी बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा, बट वो दोनों मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल भी मुझे लिखना है तुरंत, तो आगे मैं एग्जाम्पल भी लिख सकता हूँ। सो 3 का पावर 4 है और इंटू 3 का पावर 7 है, तो मैं कंबाइन नहीं लिखूंगा, 3 का पावर कितना रखूंगा मैं, 11, राइट, दैट इज 4 + 7 11, ओके। उसके बाद अब अगर यहाँ देखोगे तो x का पावर a है और नीचे x का पावर b है, इसको क्या करोगे, तो मैं बोलूंगा ये भी सेम ही रूल है। कैसे, ये x का पावर a वैसे रहने दो, हमें स्कूल में पता है कि x का पावर अगर b रहेगा तो हम लोग उसको न्यूमरेटर में लेके x का पावर क्या करेंगे, -b, क्योंकि नीचे उसका साइन प्लस है तो ऊपर आएगा तो क्या होगा, माइनस। हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी टर्म का जबरदस्ती उसका जो जगह है वो चेंज करते हो, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो अब मुझे बताओ, इधर x है इधर x है, तो x का पावर क्या है, अभी इधर बेस सेम है, तो अभी अभी सीखा बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड, तो ये आएगा a + -b, बट आपको होता है अल्टीमेटली प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो a - b। तो आपको डायरेक्टली एंड रिजल्ट याद होना चाहिए कि पावर्स अगर ये दोनों बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर्स डायरेक्टली क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, है ना। उसके बाद, हाँ, उसके बाद अभी देखो यहाँ पे क्या है, पावर का पावर, तो x का पावर a भी है, x का पावर b भी है, मतलब बेस एक ही है बट उसके पावर कितने हैं, 2 है, तो हम लोग एक ही पकड़ेंगे और इधर क्या लिखेंगे, a × b, इस तरीके से a × b, ओके। सो पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसका यूज कैसे होगा, इसका यूज ऐसे होगा, तो जैसे कि 2 का क्यूब है और उसका पावर लेट्स से 6 है ना, सो ये क्या होगा, ये 2 और ये 3 का, 2 का पावर 3 भी है, 3 का पावर क्या है, 6 है, तो यहाँ पे डबल पावर है, डबल पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, तो इधर क्या लोगे आप लोग, 2⁻18, समझ में आ रहा है ना, ओके। उसके बाद आगे तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। उसके बाद इधर क्या, nth रूट ऑफ x, मतलब x का कौन सा रूट है, ये nth रूट, तो अगर आप किसी का nth रूट हटाते हो तो उसके पावर में 1/n लग जाता है, कितना लग जाता है, 1/n। अच्छा, ये थोड़ा सा और समझो, तो अगर मान लो रूट में x है, मतलब इधर रूट ही नहीं लिखा, सॉरी इधर नंबर ही नहीं लिखा कि कौन सा रूट है ये, तो आपको पता है ये स्क्वायर रूट है, रहे नहीं, तो स्क्वायर रूट को हटाते तो पावर में कितना आता है, बोलो 1/2। अगर ये क्यूब रूट है तो उसके पावर में कितना आएगा, 1/3। फोर्थ रूट है तो उसके पावर में आएगा 1/4 एंड सो ऑन। समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है कि नहीं। सो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा, ये जनरली बहुत बार उल्टा भी यूज होता है, मतलब x का पावर 1/2 आएगा तो मैं उसको क्या लिख दूंगा, √x, तो उस टाइम पे आपको समझ में आना चाहिए कि रूट हटाया तो 1/2 आता है, तो इसका मतलब 1/2 हटाएगा तो रूट आएगा। समझा नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, रूट हटाया तो पावर में कितना आता है, 1/2, तो फिर 1/2 हटाया तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा, सीधा भी ट्रू उल्टा भी ट्रू। इधर क्या है, क्यूब रूट हटाया तो पावर में कितना आएगा, 1/3, बट फिर 1/3 हटाया तो पावर में वापस इधर ही ये वो वापस किस में चला जाएगा, क्यूब में चला जाएगा, क्यूब रूट में चला जाएगा। कुछ डाउट है यहाँ पे, सो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। सो बहुत बार आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, जैसे कि मान लो आपको बोला कि √x का पावर 8 निकालो, ठीक है, सो या फिर √3 का पावर 8 निकालो, √3 का पावर 8। तो अगर आपको ये रूल पता नहीं है तो आप √3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते बैठोगे, तो √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, ऐसा कितनी बार करोगे, 8 टाइम्स करोगे, तो टाइम कंज्यूमिंग है ना। आपको नीट में 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट्स है, इतना टाइम थोड़ी ना है करने के लिए। तो आप लोग क्या करोगे, √3, तो √3 को पहले तो उसका रूट हटाओगे, तो 3 का पावर कितना आएगा बोलो, 1/2, और उसका पावर कितना है बोलो, 8। अब आप लोग एक रूल लगा दोगे, क्या रूल लगा दोगे मुझे बताओ। आपको पता है कि पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ये 3 उसका पावर 1/2 है और उसका पावर क्या है, 8 है,
तो 1/2 इंटू 8 कितना होगा 4, तो 3 का पावर कितना आएगा 4, अरे है या नहीं, और 3 का पावर 4 पता कर लो 81 होगा। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, मैं बोल रहा था कि लेट्स से आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और उसका पावर कितना था बोलो 8 था, तो मैंने बोला इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे? तो सिंपल है, रूट अगर हटाओगे तो पावर में कितना आता है 1/2 आता है कि नहीं आता है? 2 मिनट पहले से कहा है ना, रूट हटाया तो पावर में 1/2 लगता है, तो फिर 1/2 और उसकी पावर में कितना है 8। तो फिर आज हमने अभी अभी पहला ही रूल सीखा था कि बेस, सॉरी इधर इधर यहाँ पे, तो डबल पावर रहेगा तो पावर आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो यहाँ पे डबल पावर है ना, क्या है डबल पावर बोलो? हाँ इधर हाफ है और उसका पावर 8 है, तो ये आएगा 3 हाफ इंटू 8 है ना, तो 3, अच्छा ये 2 1 2 2 4, तो कितना आएगा 3 का पावर 4, और 3 का पावर 4 मतलब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो 4 बार, तो 3 3 9, 3 3 9 कितना आएगा 81। समझे कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज 2 का लेट्स से क्यूब रूट ऑफ 8 है या क्यूब रूट ऑफ 2 है, राइट, और उसका पावर 27 है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, राइट, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या हटाएंगे बोलो? क्यूब रूट हटाएंगे। रूट है, ये रूट है कि क्यूब रूट है? क्यूब रूट है। क्यूब रूट हटाएंगे तो क्या आएगा बोलो? 1/3, तो 2 का पावर 1/3, उसके पावर में कितना आएगा 27। फिर पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो फिर ये 2 वैसे रहेगा और ये 1/3 इंटू कितना आएगा 27, और ये 3 1 3 और 3 9 27, और 2 का पावर कितना आएगा 9 आएगा, राइट। ये मच सिंप्लीफाइड है उसके, इससे तो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है ना वो। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, सो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूरत पड़ती कभी कभी सिंप्लीफाई करने की, आपको इसको आपको रेडी रहना चाहिए। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो ये चीज़ याद रखो कि क्यूब रूट हटाया तो पावर में 1/3 आएगा, स्क्वायर रूट हटाया तो पावर में 1/2 आएगा, nth रूट हटाया तो पावर में 1/n आएगा, डबल पावर रहेगा तो पावर का पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो अब तक आपने स्कूल लेवल में इनको इग्नोर किया होगा, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते होंगे, बट अब आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये nth रूट ऑफ x वाले फॉर्मूला का यूज, और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे, इधर अगर आप देखोगे तो x का पावर a है और x का पावर क्या है ये b है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे बेस सेम है, तो रूल हमारा ये है कि अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होते हैं। बेस क्या है सेम है तो पावर क्या रहेंगे इक्वल। एग्जाम्पल है, अच्छा बट ये रूल तभी काम करता है जब x 1 ना हुआ, मतलब ये रूल सब जगह काम करेगा बट x इज इक्वल टू 1 के लिए काम नहीं करेगा। कुछ लोग अपने यूट्यूब वगैरह के वीडियो कहीं देख लेते हैं गधे जैसे, और फिर आके पूछते हैं कि 1 का पावर 0 है और 1 का पावर 1 है, तो फिर इसका मतलब 1 का पावर 0 1 ही होता है, मालूम है ना। अगर किसी रियल नंबर का पावर 0 लिया तो कितना आता है 1 आता है, एंड 1 रेस टू द 1 भी कितना आता है 1 आता है। और बट अभी ये इन दोनों का आंसर 1 है तो इनको इक्वल तो बोल ही सकते हैं, तो फिर हमने लगा दिया रूल कि बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल, तो पावर इधर 1 है और इधर क्या है 0, तो 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बट 1 कब से 0 होने लगा, समझा कि नहीं? तो फिर पूछने लगते हैं ऐसा कैसा हुआ है, कैसा हुआ मतलब वो ये मेथड है, रूल है। मेथड जो है वो सब जगह काम नहीं करता। दो तरीके के कंसेप्ट होते हैं, एक होता है फंडामेंटल कंसेप्ट। फंडामेंटल मतलब वो कहीं पे भी वो अप्लाई होगा ही, जैसे ग्रेविटी एक फंडामेंटल फोर्स है, आप जहां जाओ ग्रेविटी आपको मिलेगी, राइट। तो वैसे दूसरा होता है मेथड, फंडामेंटल एक होता है और एक होता है मेथड। मेथड मतलब हमने कुछ चीजें इजी बनाने के लिए उनको बनाया गया है, तो ये एक मेथड है और मेथड के लिमिटेशंस होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए काम नहीं करता, x इज इक्वल टू 1 के लिए काम नहीं करता, उसके अलावा बाकी सबके लिए काम करेगा। तो वापस से बेस सेम है तो पावर क्या रहेगा इक्वल। तो एग्जांपल रहेगा, मान लो 3 का पावर लेट्स से a है और 3 का पावर ही लेट्स से 2 है ना। सो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि दोनों का बेस सेम है और बीच में कौन साइन है इक्वल टू का, तो a हमारे लिए कितना हुआ बोलो 2 हो गया। और ये बहुत बार यूज होता है डायमेंशन में, तो आप लोग बार बार इसको यूज करोगे, राइट। जिनका बेस सेम उनका
पावर भी सेम। जैसे कि मान लो अब अगर इसको थोड़ा और डिस्कस करें तो x का पावर a है, इधर y का पावर b है और z का पावर c है, और सामने x का पावर 3 है, y का पावर 2 है और z का पावर -1/2 है, राइट। तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर भी x है और इधर भी क्या है, x है, और बीच में कौन सा साइन है, इक्वल टू, तो फिर दोनों का पावर इक्वल रहेगा, x इज इक्वल टू 3, सॉरी a इज इक्वल टू 3। फिर इधर y का पावर b है, इधर y का पावर 2 है, तो हमारे लिए b इज इक्वल टू कितना रहेगा, 2। और यहाँ पे z है, इधर z है, तो c इज इक्वल टू कितना होगा, -1/2, -1/2, बराबर है। ये तभी काम करता है जब इनमें मल्टीप्लीकेशन हो। हाँ, तो मतलब कल जाके अगर ऐसा हुआ कि x का पावर a है प्लस y का पावर b है प्लस z का पावर c है, फिर x का पावर 3 है, y का पावर 2 है प्लस z का पावर -1/2 है, तो उस टाइम पे ये लॉजिक मत लगा देना कि x a का पावर a इज इक्वल टू 3 रहेगा, b इज इक्वल टू 2 रहेगा, z इज इक्वल टू -1/2 रहेगा। तब मत, तब सोच के लगाना, राइट। कभी कभी हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, बट मल्टीप्लाई में हमेशा बेस सेम रहेंगे तो पावर भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ये रूल लगेगा लगेगा, राइट। इसको भूलना नहीं, ये काफी यूज होता है आपके डायमेंशंस, ठीक है। अगला रूल, अगला रूल क्या बोला हमने, सपोज इस बार अभी पावर सेम है, मतलब x का पावर a है और y का पावर भी a है, बराबर है। तो अब इधर देखो पावर सेम है और बीच में कौन साइन है, इक्वल टू, तो वो तभी पॉसिबल है जब बेस भी क्या हो, सेम हो। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझाता हूँ मैं। सपोज इधर 3 का पावर 2 है, 3 का पावर क्या है, 2 है, और कोई एग्जांपल लेट्स से, हाँ, इसमें इसमें ना बट एक एक प्रॉब्लम है, ये जो रूल है ना इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर आप देख रहे हो क्या, तो 3 का स्क्वायर 9 है, -3 का स्क्वायर भी 9 है, तो इसको इक्वल टू तो ले सकते हैं। तो पावर इक्वल है तो बेस भी अगर इक्वल लिया तो पॉसिबल है क्या, नहीं। तो कुछ कुछ जगह पे ये काम करता नहीं है, राइट। सो हम लोग इसको इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज नहीं करते, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते ही, तो क्योंकि कभी कभी ये काम करता नहीं है, राइट। उससे तो तुम बोलोगे कब काम करता है, तो काम ये तब करता है जब दोनों का साइन सेम हो। क्या सेम हो, साइन सेम हो। साइन अगर अलग अलग रहेगा तो नहीं काम करेगा, ठीक है। सो बेसिकली पावर सेम और इन दोनों का साइन भी सेम और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो फिर आप बेस को भी क्या ले सकते हो, सेम। तो वापस क्या क्या सेम हो, ये रूल लगने के लिए क्या क्या सेम होना चाहिए बोलो, पावर सेम, उसके बाद साइन ऑफ एक्स एंड वाई आर सेम, दोनों के साइन भी सेम होने चाहिए, क्लियर है। तो देन x इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, y होगा, तब x इज इक्वल टू y होगा। है इसमें कुछ डाउट, रूल्स क्लियर है, कहाँ डिफिकल्ट लग रहा है कुछ, कौन सा ऐसा रूल है जो डिफिकल्ट लग रहा है। रूल तो याद तो करने पड़ेंगे, उसके बगैर और कोई ऑप्शन नहीं है, रूल तो याद करना ही पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व से लो। बेस सेम पावर ऐड, ठीक है, बेस सेम पावर ऐड, उसके बाद पावर का पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई, nth रूट हटाया तो जो भी रूट हटाया वो पावर में 1/n में हो जाएगा, 10th रूट हटाया तो पावर में 1/10 हो जाएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज्ड है। अगर दोनों तरफ का बेस सेम है तो पावर भी सेम रहेगा, राइट। और फिर उसका एप्लीकेशन या एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। एक और चीज याद रखना कि इसी से डिस्कशन से हो, अलग से कुछ तो है नहीं है। तो मान लो आपके पास लेट्स से आपके पास एक्स रेस टू द -5 है, एक्स रेस टू द क्या है, -5, और आप उसको माइनस नहीं रखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप उसका जगह चेंज कर सकते हो। बेसिकली फिलहाल वो न्यूमरेटर में है,
अगर उसको डिनोमिनेटर में लेके गए तो +5 हो जाएगा। तो जगह चेंज करते हो तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो तुम बोलोगे फिर ऊपर क्या रहेगा, तो जहां कुछ नहीं रहता वहां पे 1 होता है, रहे नहीं, ओके। बट अगर ऊपर से पहले से +5 था मान लो, तो तुम लोग नीचे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -5, और ऊपर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यही चीज मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, कैसे कि मान लो नीचे x⁻⁻5 है, ऊपर 1 है लेट्स से, या ऊपर कुछ भी है a लेट्स से, तो आप क्या करोगे, x⁻⁻5 को कहाँ ले सकते हो, ऊपर। तो ऊपर लेके गए तो x का पावर कितना हो जाएगा, +5। प्लस ऐसा स्पेसिफिकली लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ साइन नहीं होता तो प्लस ही होता है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम लोग किसी नंबर मतलब किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का जगह चेंज करते हैं खुद से, है ना, पोजीशन चेंज करते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर में से, तो उसका जो पावर है उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, राइट। सो ये भी रूल भूलना नहीं, ये भी रूल याद रखना, क्योंकि ये बार बार यूज होता है। हो गया, ठीक है। और अभी एक छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे, नेक्स्ट है दैट इज सफिक्स, ठीक है। और नहीं, सफिक्स के पहले एक काम करो, प्रीफिक्स सीख लेते हैं, प्रीफिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या होता है, तो प्रीफिक्स जो है वो कुछ ऐसे नंबर्स है जो बार बार आने वाले 10 की पावर से बेसिकली, ठीक है। प्रीफिक्स बेसिकली क्या है बोलो, पावर्स ऑफ 10, कुछ स्मॉलर है कुछ बिगर है। तो कुछ ऐसी पावर्स ऑफ 10 है जो बार बार रिपीट होती रहती है, जो जैसे 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर +3, 10 का पावर +6। तो ये बार बार रिपीट होने वाली कुछ नंबर्स है, 10 की पावर्स है। और फिर जैसे हम लोग यूनिट का सिंबल लेते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि यूनिट का फुल नेम लिखेंगे तो टाइम जाता है। तो वैसे जो 10 की पावर्स है बार बार आती है, तो जो 10 की पावर्स बार बार आती है, रिपीट होती रहती है, तो हम लोग उनको सिंबल असाइन कर देते हैं, और उन सिंबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, राइट। सो जैसे कि हमारे पास 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12 और 10⁻⁻15, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ नंबर है जो बार बार हमको दिखते हैं, राइट। सो हम लोग जो 10⁻⁻1 है इसको हम लोग बोलते हैं डेसी, राइट। 10⁻⁻2 जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटी, 10⁻⁻3 जो है उसको हम लोग बोलते हैं मिली। उसके बाद 10⁻⁻6 है जो है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो, 10⁻⁻9 को हम लोग बोलते हैं नैनो, फिर इसको बोलते हैं पिको, और इसको बोलते हैं फेम्टो। सो ये जो नेमिंग है आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट है उनके सिंबल, माइक्रो का सिंबल म्यू है, नैनो का सिंबल एन है, पिको का सिंबल पी है, स्मॉल पी ऑफकोर्स, फेम्टो का सिंबल एफ है, मिली का सिंबल स्मॉल एम है, सेंटी का सी है, और डेसी का डी है, राइट। मतलब कल जाके अगर आपको ऐसा आया कि लेंथ जो है 5 × 10⁻⁻6 मीटर है, लेंथ क्या है, 5 × 10⁻⁻6 मीटर, तो आप आगे चल के इसको लिखोगे 5 और 10⁻⁻6 मतलब माइक्रो, तो माइक्रोमीटर, ऐसा 5 माइक्रोमीटर, राइट। या फिर मान लो किसी का मास है, किसी कोई एटम है लेट्स से, उसका मास जो है वो 2 × 10⁻⁻15 किलोग्राम है मान लो, ठीक है। ये इतना नहीं, ये तो एटम का मास तो इससे भी कम होता है, राइट। सो फिर बट ठीक है, सो ये 2 वैसे रहने दो, और 10⁻⁻15 कितना है आपके लिए, फेम्टो, फेम्टो केजी। अरे क्लियर है कि नहीं। सो आप ऐसे इसको, या फिर आप और भी ले सकते हो, लेट्स से टाइम जो है किसी किसी चीज का टाइम ड्यूरेशन लेट्स से 5 × 10⁻12 सेकेंड है, 5 × 10⁻12 सेकेंड। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 5 × 10⁻12 इज पिको, पिको सेकेंड, 5 पिको सेकेंड, राइट।
बहुत बार आपको क्वांटिटीज ऐसी गिवन होती है, ऐसे मतलब प्रीफिक्स के साथ गिवन होती है, राइट, और आपको प्रीफिक्स हटाना होता है, राइट, क्योंकि आपको सॉल्व करना है ना, तो उस टाइम पे आपको ये प्रीफिक्स याद होने चाहिए, राइट। सो डेसी इज 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, -9, पिको और फेमटो, राइट। अब यही कभी कभी पॉजिटिव में भी यूज होते हैं, तो 10⁻+1, 10⁻+2, 10⁻+3, 10⁻+6, +2 इतना नहीं यूज होता, ठीक है, बट यूज करना है तो कर भी सकते हैं उसको। 10⁻+9, ठीक है, और 10⁻+12 ये कभी कभी यूज होते हैं, ठीक है, बट ज्यादातर यूज होते हैं ये वाला, +6 वाला ज्यादा यूज होता है और +3 वाला ज्यादा यूज होता है, राइट। तो आपको याद है क्या +3 को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं मालूम, किलो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किलो, और उसका सिंबल है के, स्मॉल के, ऑफकोर्स। ये 10⁻+6 है, प्लस, इसको बोलते हैं मेगा, और सिंबल है एम, पॉजिटिव, सॉरी कैपिटल एम, समझा क्या। ये दो ऐसे जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, ये कम यूज होते हैं, गीगा और टेरा कम यूज होते हैं, ज्यादातर यूज होने वाले किलो और मेगा, राइट। तो जैसे कि मान लो मास जो है, किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 2 × 10⁻+3 ग्राम है, 2 × 10⁻+3 ग्राम, बराबर है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 10⁻+3 कितना आएगा, किलो, और आगे क्या आएगा, ग्राम, 2 किलोग्राम, क्लियर है। उसके अलावा जैसे लेट्स से कोई चार्ज है, लेट्स से, तो चार्ज है मान लो 2 × 10⁻6 कूलम, ठीक है। सो आप लोग क्या करोगे, 2 10⁻6 इज मेगा, इसको क्या लिखोगे, मेगा कूलम, मेगा कूलम, समझे कि नहीं। सो इस तरीके से ये जो प्रीफिक्स है वो काम करते हैं, और ये प्रीफिक्स हमें बार बार यूज होते हैं, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें डायमेंशन सीखने के लिए जितना भी छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत है, जैसे वो इंडाइसेस के रूल्स या फिर ये प्रीफिक्स, ये सारे मैंने तुम्हें समझा दिए, राइट। फिर अगले लेक्चर में हम लोग डायमेंशन वाला पार्ट सीखेंगे, ठीक है। सो आपको ये पार्ट अभी रिवाइज करके आना है कल आने के पहले, पूरा सॉलिड एंगल, रेडियन, प्लेन एंगल, है ना, उनका कन्वर्जन कैसे करते हैं, राइट, ये सारी